देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पे प्रोविजंस के ऊपर ही सिर्फ डिस्कशन किया था, ठीक है। प्रोविजंस थोड़ा अलग टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने उस पर ही पूरा डिस्कशन करवाया था। उस पर 2 क्वेश्चन किया था, और मैंने ये भी बोला था कि अगर हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते तो प्रोविजंस अकाउंट कैसे बनेगा। लेकिन आज उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, लास्ट में करेंगे अगर होगा तो। आज हम लोग दूसरे टॉपिक मतलब दूसरा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें, नहीं तो फिर से वही प्रोविजन तो वैसे ही टफ होता है, तो तुम लोग को लगेगा कि फिर से कुछ टफ हो रहा है। तो हम पहले थोड़ा सा इजी कुछ करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको करवाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में देखें ना, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 8 तक मुझे जितना लग रहा है कि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 9 हमारा बाकी है। इलास्ट्रेशन 9 करेंगे। इसमें देखो क्या बोला, ये कैसा क्वेश्चन है, पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो इसमें बोल रहा है कि ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। एक फर्म है जिसने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया है 1 जनवरी 2018 को 3 लाख रुपीस का। मतलब ये क्या है, ये है परचेज प्राइस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज खरीदो, सेकेंड हैंड खरीदो या नया खरीदो, परचेज प्राइस तो उसका कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट टू विच 60,000 एंड 40,000। गुड इवनिंग सुनिए। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, फिर क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है 1 जनवरी को 3 लाख का, ठीक है। फिर बोल रहा है सब्सिक्वेंट मतलब उसके साथ साथ, ठीक है, टू विच 60,000 एंड 40,000 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है 3 लाख से, ठीक है, 3 लाख से परचेस किया है, आफ्टर दैट उस पे इनकर्ड हुआ है 60,000 एंड 40,000 टूवर्ड्स रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन, तो मशीन कितने का हुआ ये बताओ। मशीन का प्राइस क्या बताओगे। 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। अब ये रिपेयर मतलब वो रिपेयर नहीं है, ठीक है। मतलब जो तुम लोग सोचते हो कि रिपेयर का मतलब तो ये तो नॉर्मल खर्चा हो गया, नहीं। ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदा है हम लोगों ने, उसको रिपेयर करवाएंगे तभी वो काम में आ सकेगा, ऐसा इसका कंडीशन है। अब सभी सेकेंड हैंड चीजों पे रिपेयर होता है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, वो तो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है रिपेयर करवाया है तो करवाया है, ठीक है। लेकिन ये परचेज प्राइस में ऐड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज पहले भी बोला है, बार बार बोल रहे हैं कि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता है तब तक जितना भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा ऑल आर कैपिटल नेचर, ठीक है, वो कैपिटल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो ये परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। 4 लाख का एसेट बन गया। On 1st July 2019, another machine was purchased for 2,60,000। ये बोल रहा है 2,60,000 का दूसरा मशीन हुआ है। On 1st July 2020, the first machine having become outdated was auctioned for 3,20,000। अब बहुत सारा चीज बोला है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना टाइमलाइन एक के बाद एक ड्रॉ करते जाएंगे ताकि हम लोग चीजों को समझ पाए, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने से ना डेट के बाद डेट, ठीक है, वो नहीं समझ में आता है। चलो हम लोग अब इस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसे हम लोग एक जगह पे समरी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट दैट इज परचेज हुआ है सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 18 को परचेज, ठीक है, परचेज हुआ है। उसमें क्या क्या गिवन है, परचेज में हमें कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, जितना खर्चा लगा, ठीक है। कॉस्ट जो है 3 लाख, तो ये एक्चुअली कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है मशीन का 3 लाख, यहाँ पर मैंने 3 लाख लिख दिया, एल लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। ये देखो, ये मतलब हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ये तो उतना जरूरी नहीं है, लिखा हुआ है बस समझने के लिए, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। 60 और 40,000, 60 के एंड 40 के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। 60 के 40 के, ठीक है, इतना इतना एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बोल रहा है कि 1 जुलाई 2019 को दूसरा मशीन खरीदा गया, ठीक है। इनका ईयर एंड कब होता है ये देखते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली ऑन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जो है ईयर एंड होता है,
तो ये ईयर कब एंड हुआ होगा, ठीक है, तो ये ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर को, तो वो डेट कौन सा आया होगा, 31 दिसंबर 2018। ये 1 जैन है तो ये 19 मत कर दो, वो तो अप्रैल टू मार्च वाला होता है ना, ये क्या होगा, ये 18 ही होगा, 31 दिसंबर 18। अच्छा अब आगे देखते हैं। गुड इवनिंग क्रिश। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 1 जुलाई 19 को दूसरा मशीन परचेज हुआ है, अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2,60,000, 1 जुलाई 19। अब ये कौन सा डेट होगा, यहाँ पर हम फिर से एक ईयर ड्रॉ कर ले, ये ईयर 31 दिसंबर 19 को कंप्लीट होगा, अगर पहला ईयर 18 को कंप्लीटेड है तो दूसरा 19 को होगा, इस बीच में जो भी ट्रांजैक्शन मुझे मिलेगा क्वेश्चन में हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिर से, यहाँ पर बोला है 1 जुलाई 19, तो 1 जुलाई 19 तो यहाँ ऑफर्ड होगा 1 जुलाई 19, 1 जुलाई 19 ये ले लिया मैंने डेट, ठीक है। 1 जुलाई 19 परचेज हुआ है 2,60,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज 2,60,000, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ऑन 1 जुलाई 2020, अच्छा फिर 1 जुलाई 2020 का बात आ रहा है, मतलब ये आगे और भी जाना चाहिए, ठीक है, चलो बढ़ा लेते हैं, 31 दिसंबर 20, ठीक है। अच्छा 1 जुलाई 20 का बात हो रहा है, यहाँ तो बोला परचेज हो गया, अब बोल रहा है 1 जुलाई 20 द फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन मतलब कौन सा, ये ड्रॉ से बताओ, फर्स्ट मशीन मतलब कौन सा, दो तो मशीन है, फर्स्ट मशीन मतलब कौन सा, मैम 4 लाख वाला। 4 लाख वाला, करेक्ट, फर्स्ट मशीन मतलब 4 लाख वाला। तो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम ऑब्सोलेट आउटडेटेड, अच्छा मतलब आउटडेटेड हो गया है और ऑक्शन में उसे दे दिया गया, मतलब बेचने के लिए फॉर 3,20,000 इसका ऑक्शन प्राइस निकला, ठीक है। तो फर्स्ट मशीन 1 जुलाई को 3,20,000 में ऑक्शन में चला गया, तो ये वाला इस डेट को हो गया है सेल, ऑक्शन मतलब वही सेल हुआ है, ऑक्शन के थ्रू से हुआ है 3,20,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2,50,000, सेम डेट में 2,50,000 का एक मशीन परचेज्ड हुआ, ठीक है, तो 2,50,000 का यहाँ पर परचेज भी हुआ, ये डेट पे सेल हुआ है और ये डेट पे परचेज भी हुआ है 2,50,000। अच्छा फिर देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 जुलाई 21, अच्छा फिर से 1 जुलाई 21 मतलब ये वाला ईयर मेरा आगे और भी जाना चाहिए, फिर से बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर ईयर हो जाएगा 31 दिसंबर 21। अब कौन सा डेट बोला है, बोल रहा है 1 जुलाई 21, 1 जुलाई 21 का बात हो रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेकेंड मशीन वाज आल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेच्ड 2,30,000, सेल हो गया और उससे कितना फेच्ड मतलब मिला 2,30,000, सेकेंड मशीन मतलब कौन सा वाला सेल हुआ है, बताओ कौन सा मशीन सेल हुआ है, सेकेंड मशीन का मतलब कौन सा मशीन सेल हुआ है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, सेकेंड मशीन मतलब कौन सा वाला सेल हुआ है, 2,60,000। 2,60,000, करेक्ट, 2,60,000 वाला यहाँ पर हो गया है सेल, ठीक है। अब कितने में वो भी क्वेश्चन में बताएगा जरूर, 2,30,000 तो लिख लेते हैं 2,30,000 बन गया, ठीक है, क्वेश्चन का पूरा जीस्ट बन गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, डिप्रिसिएशन कैसे लगाना है, 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम, ठीक है, नाम मत भूल जाओ, मैंने लॉजिक के साथ समझाया था क्यों ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही वैल्यू,
ओरिजिनल कॉस्ट, तो वो जो जिस प्राइस पे जो मशीन खरीदा गया था उस पे हमेशा डिप्रिसिएशन लगेगा, 10% रेट पे लगना चाहिए और स्ट्रेट लाइन मेथड पे। प्रिपेयर क्या करने बोला है यहाँ पर, ये बात इंपॉर्टेंट है, बोल रहे मशीन अकाउंट बनाओ, ठीक है वो तो समझ गए, मशीन अकाउंट जैसे बनेगा 18 से लेके 21 तक, ठीक है 18 से लेके 21 तक का मशीन अकाउंट बनेगा। देख लो ड्रॉ हम लोग का बिल्कुल सही है, क्यों, देखो हम लोग का 18 से 21 ही बना, ये रहा 18, 2018, 2019, 2020, 2021, यहाँ तक का मशीन अकाउंट बनाना है। लेकिन इसके साथ क्या प्रिपेयर करने बोला है, मशीनरी डिस्पोजल। ये हम लोगों ने लास्ट दिन प्रोविजंस में देखा था कि जब हम लोग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, जहां पर जो एसेट सेल हो गया उसका पूरा डिटेल्स दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन नहीं मेंटेन कर रहे, जैसे कि यहाँ बोला नहीं है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनेगा वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन का मेन करने का जरूरत यही है कि हम लोग को प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन ये बनाने के लिए नहीं बोला है, फिर भी बोल रहा है डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाओ। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मशीन अकाउंट में ही दिखा देते हैं जो डिस्पोज हुआ उसका वैल्यू। कैसे दिखाते हैं, बाई बैंक बाई पीएल अगर लॉस हुआ, टू पीएल अगर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर बोल रहा है ये अकाउंट भले ही ना बन रहा हो, हमें मशीन डिस्पोजल फिर भी बना के दिखाना है, ठीक है। चलो मशीन डिस्पोजल बना लेंगे, कैसे होगा वही चीज देखेंगे। एक मशीन अकाउंट बनेगा, पहले तो हम इसका बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है, पूरा वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्किंग नोट बना सकते हो या फिर चाहो तो उसके अंदर भी करके दिखा सकते हो, या वर्किंग नोट बन जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यहाँ पर बना लेते हैं 1118, यहाँ पर कॉस्ट लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट आया 4 लाख, हम टोटल में ही लिख रहे हैं। पहले हम लोगों ने एक 4 लाख का मशीन परचेज किया, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, जा रहे ऐसे करके खत्म, दिसंबर आ गया, ठीक है। जैसे तुम लोग न्यू ईयर आता है तो सेलिब्रेट वगैरह जो लोग करते हो, ठीक है, तो सभी कोई करते हैं। चलो तो ये इनका भी क्या हो गया, ईयर एंड आ गया, इनका सेलिब्रेशन क्या है, अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करके देना है, फाइनल अकाउंट्स बनेगा ना, तो फिर वहां पर एसेट का डिप्रिसिएशन भी तो दिखाना है। तो 31 दिसंबर 2018 आ चुका है, इनको कैलकुलेट करके देना है, इनके पास पड़े हुए फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा वो बता दिया है क्वेश्चन में, लगाना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज पर एसएलएम बेसिस। ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है मैंने, अपने हिसाब से एसएलएम लिख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट लिखने में टाइम लगेगा, इसीलिए मुझे बताओ इस पे डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, कितने टाइम का लगेगा, और अमाउंट भी बताओ। बोलो, अभी तो तुम लोग का हैबिट हो जाना चाहिए, फटाफट आंसर दो कि कितने मंथ का लगेगा और कितना होगा वैल्यू, दोनों बात बताओ। 12 मंथ का लगेगा, 50,000 होगा। हाँ 12 मंथ का लगेगा, और कितना वैल्यू बता दो। 40,000। 40,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए पता है, मतलब देखो चीज को फील करो, अभी ये पूरा साल बीत गया, जो बीत गया वो बात गया, ठीक है। तो 3,60,000 का भी हमारे पास एसेट है, इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग फिर से, ये नया ईयर चल रहा था, यहाँ पर आके एक एक्टिविटी हुआ, क्या हुआ, एक मशीन परचेज हुआ, ठीक है। चलो परचेज हुआ तो इसका ट्रांजैक्शन एंट्री देखो, जब जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट्स में तब तब एंट्री होता है। तो 1 जुलाई 19 का यहाँ पर लिखते हैं, 1 जुलाई 19 में परचेज या कॉस्ट जो भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट का मतलब जो टोटल कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, परचेज कॉस्ट ये मैंने लिख दिया, ज्यादा जगह नहीं होगा। 2,60,000 से हम लोगों ने परचेज किया, ठीक है। अच्छा परचेज कर लिया, उसके लिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है, परचेज हो चुका है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, अब ईयर चल रहा है, हम लोग के पास दो मशीन है, एक तो 3,60,000 वाला है, मतलब जो 4 लाख का था अभी 3,60,000, ये चल रहा है। यहाँ आ गया ईयर एंड आए तो फिर से बना के देना है फाइनल अकाउंट्स, और अगर फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो उसमें डिप्रिसिएशन का भी पार्ट रहेगा, बैलेंस शीट में भी एसेट का वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अभी बोलो हम लोग के पास कितने सारे मशीन्स है, तो दोनों पे ही डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना सारा मशीन है बोलो, नंबर ऑफ मशीन्स कितना है, 2 है। 2 है। तो इसको M1 नाम दे दो, इसको M2 दे दो, अगर देना चाहो, मतलब M1 M2 दे के लिखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो प्रेजेंटेशन। तो डिप्रिसिएशन कब लगेगा, डिप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर लगता है नॉर्मली,
और अगर मिड में कभी भी सेल हो जाता है तो तब तक का लगता है जब तक हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो कोई सेल है नहीं, तो 31 दिसंबर 19 तक दोनों एसेट पे डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो 31 दिसंबर 19 तक दोनों एसेट पे डिप्रिसिएशन लगने वाला है। मुझे जस्ट इतना बताओ, इस पे कितने दिन का लगेगा और इस पे कितने दिन का लगेगा? जितना दिन यूज होता है उसके बेसिस पे। तो ये 3,60,000 वाला जो है ये तो यहाँ तक पूरा यूज हुआ, और ये वाला यहाँ परचेज हुआ तो यहाँ से यहाँ यूज हुआ। तो बोलो दोनों का टाइम ड्यूरेशन बताओ कि कितने कितने दिन यूज होगा। बोलो टाइम ड्यूरेशन। हाँ बोलो। और M 6 months। हाँ, इसके लिए 6 मंथ्स और इसके लिए 12 मंथ्स। अब वैल्यू भी बता दो डिप्रिसिएशन का कितना कितना लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो M2 का 13,000। हाँ, इसका 13,000, इसका 40,000, ठीक है। इसका 40,000 ही लगेगा क्योंकि एसएलएम है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रेट लगेगा। तो कैसे निकल रहा है? 4 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 यानी कि 1 ईयर। यहाँ भी वैसे ही निकला, यहाँ भी वैसे ही निकलेगा। यहाँ कैसे निकलेगा? 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो 5% होने से 2,60,000 का 5% करके देखो तुम लोग 13,000 ही आएगा, ठीक है। ये देखो ना, चेक करके देखो, कैलकुलेटर तो होगा तुम लोग के पास। 2,60,000 का ये रहा 10% इन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 13,000, ठीक है। अच्छा आप देख लेते हैं माइनस करके कितना आ रहा है। 2,47,000 और ये आ जाएगा 3,20,000। ये दोनों ही 31 दिसंबर 2019 का कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कंप्लीशन हो चुका है, यहाँ तक ईयर खत्म। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पर नया साल शुरू हो गया। हम लोग के पास दो मशीन है, M1 और M2। मैंने नाम दे दिया क्योंकि काफी सारा मशीन है इसीलिए। अब यहाँ पर ऐसे जा रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ? दो काम हुआ, एक तो परचेज हुआ और एक सेल हुआ। कौन सा सेल हुआ? ये वाला सेल हुआ है, मतलब फर्स्ट मशीन M1 सेल हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, M1 अगर यहाँ पर सेल हो गया, सेल कौन सा हुआ? M1। तो M1 को इस साल हम लोगों ने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया, उतने दिन का डिप्रिसिएशन लगेगा। प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे डिप्रिसिएशन लगता है जितने दिन का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और देखो हम लोग के पास यहाँ M1 मशीन था प्लस M2 मशीन था। M1 यहाँ पर हमें छोड़ के चला जा रहा है, मतलब सेल हो गया। M2 पूरे साल चला, ठीक है। और एक M3 आ गया जिसका यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो 3 मशीन का यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ये हो रहा है पॉइंट। तो हम लोग एक एक चीज देखते हैं। पहले M1 सेल हो गया, तो सेल होने के पहले वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज हुआ? बोलो, यहाँ से यहाँ कितना होता है? बोलो कितने टाइम पीरियड के लिए M1 यूज हुआ सेल होने से पहले? मैम 6 months। 6 मंथ्स। 1 जुलाई को, ये देखो 1 जुलाई को सेल हुआ, तो 1 जुलाई तक अप टू 1 जुलाई 2020 तक यूज हुआ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन भी बताओ यहाँ पर कितना होना चाहिए? एसएलएम कर रहा है, बार बार याद दिला रहे हैं, एसएलएम कर रहे हैं। हाँ और एक बार बोलो। मैम 20,000, 20,000। हाँ करेक्ट, 20,000 होगा। क्यों 20,000 हुआ? क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है। 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। 20,000। अच्छा ये यूज हो गया। यूज होने के बाद इसका वैल्यू कितना आया? 3 लाख। अब सेल करते हैं। सेल करने से लॉस प्रॉफिट कुछ तो दिखेगा। देखते हैं कितने में सेल हुआ। 3,20,000, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 3,20,000। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे कोई नहीं बोलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये तो समझ में आ रहा है। 3 लाख का है, बोलो। प्रॉफिट, करेक्ट, प्रॉफिट हुआ ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये मशीन हमारा साथ छोड़ के चला गया,
यहाँ से मशीन एम यहाँ तक ही था, मशीन 1 का सफर यहाँ तक ही था। अब मशीन 2 तो पूरे साल ही था हम लोगों के पास, और एक हम लोग का नया और एक मशीन आ चुका है, मशीन 3, ठीक है। तो मशीन 3 को परचेस कर लेते हैं सेम डेट पे, क्योंकि देखो जब ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो डेट वाइज होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर अगर सेल भी हुआ है परचेस भी हुआ है तो बोथ एंट्रीज इसी डेट पे होना चाहिए, तो हम लोग सेल के साथ साथ परचेस का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो परचेज हुआ है 1 जुलाई 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लें, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 1 जुलाई 20 परचेज कितने से 2,50,000। इसको हम M3 नाम दे देते हैं, ठीक है। इतना सारा मशीन्स है ना, फिर बाद में लिखेंगे कैसे, वहां पर प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से M3, ठीक है। तो M3 जो है यहाँ पर परचेज हो गया। अब हमारा ऐसे करके ईयर एंड हो गया, फिर ईयर एंड हुआ मतलब फिर से फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो मशीन्स का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। यहाँ पर था M1 M2, ठीक है। यहाँ M3 आया, लेकिन M1 तो चला गया, M1 जो है यहाँ तक ही था। अब ये आगे M2 है और M3 है। M2 पे कितने टाइम का लगेगा, M3 पे कितने टाइम का डिप्रिसिएशन लगेगा, ये बताओ। M2 और M3 पे बोलो, M2 और M3 पे कितना कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। M2 पे 26,000 और M3 पे 12,500। हाँ, मतलब एक पे 12 मंथ्स का, एक पे 6 मंथ्स का। जो न्यूली परचेज्ड है उसके लिए 6 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पर 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स, 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन, सॉरी ये 6 मंथ्स होगा, मैंने उस पे 12 मंथ्स लिख दिया, ठीक कर लेते हैं, गलती से यहाँ लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं, 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अब ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो 2,60,000 पे 10% कितना होता है, 26,000, ठीक है। यहाँ फिर क्यों नहीं दिख रहा था, वो तो 6 मंथ्स का था ना, देखो इसका डबल हुआ, 6 मंथ्स का ये देखो 6 मंथ्स का 13,000, तो 12 मंथ्स का डबल होगा ना, तो देखो डबल हुआ। अब ऐसे समझ लो, या 2,60,000 पे 10%, बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, 2,47,000 पे 26,000 लेस करने से आएगा 2,21,000। अच्छा, अब ये कैलकुलेशंस करते हैं, इसका देखो कितना होगा, 2,50,000 पे 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करने से आता है 12,500। बेटर है कि 5% से करो, ठीक है, जो मैंने सिखाया, अगर वो चीज समझ में आता है तो उससे जल्दी होगा। 2,37,500, ठीक है। अभी क्या कंडीशन हुआ देखो, अभी हम लोग के पास ना, ये देखो अभी हम लोग कहाँ है, यहाँ 20 तक का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग के पास कितने सारे मशीन्स थे, M1 आया, फिर M2 आया, M3 आया, ठीक है। यहाँ M1 M2 आया, यहाँ पर M1 पूरा साल था, यहाँ पर M1 प्लस M2 दोनों मिलके गया, फिर यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस M3 हुआ, लेकिन M1 यहाँ से चला गया, ठीक है। M1 यहाँ तक ही था, उसके बाद M1 खत्म। अच्छा, इस अभी M2 M3 है, और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है हमारा कैलकुलेशन। देखो ये बनाने का फायदा देखो, अगर एग्जाम में भी तुम लोग फॉलो, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं क्या ये जरूरी है, ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है, ये क्या जरूरी हम बताइए, ये जरूरी थोड़ी ना है, तुम लोग को तो आंसर करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम लोग ये नहीं करते हो तो इसका मतलब लॉस क्या होता है, इतना हम बोल सकते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, मैंने तो स्क्रीन ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, तुम लोगों को तो क्वेश्चन पेज बहुत सारी चीज पलटना पड़ सकता है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पर 31 दिसंबर 20 तक हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ 1 जुलाई को कुछ एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेल का। कौन सा सेल हुआ देखते हैं बैक में जाके, किसके साथ मैंने लगाया यहाँ पर पॉइंट, ये वाला, यानी मशीन 2, यानी कि ये वाला सेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेल होने के पहले कितने दिन यूज हुआ, ये देखो, सेल होने के पहले जितना दिन यूज हुआ उतना तो डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ईयर स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने बेच दिया, नहीं, यहाँ पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर आके सेल करने का सोचा गया है 1 जुलाई 21। तो कितने टाइम पीरियड तक यूज हुआ, सेकेंड वाले मशीन में दिखाएंगे, 1 जुलाई 21, ठीक है। डिप्रिसिएशन बोलो कितने टाइम पीरियड का होगा, डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, बताओ, यही तो लास्ट है, और तो है नहीं। बोलो ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, ये देखो यहाँ पर डेटा, बोलो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, यहाँ से यहाँ तक,
बोलो 6 कितने? months का होगा। 6 मंथ्स का होगा, करेक्ट 6 मंथ्स का होगा। वैल्यू भी बता दो कितना लगेगा फिर। अरे बार बोलो, बात कट गया। 13,000। 13,000। देखो एक बार ऑलरेडी 13,000 दिख रहा है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जितना 12 मंथ्स का होता है उसके हिसाब से 13 हुआ तो 6 मंथ्स का हो जाएगा। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है, तो भी आंसर मिलेगा। 2,21,000 माइनस 13,000, ठीक है, तो ये हो गया 2,08,000। अब सेल हो जाएगा, सेल हुआ है, सेल वैल्यू भी बता दिया गया है 2,30,000 से 2,30,000। तो प्रॉफिट है कि लॉस बताओ? 2,30,000 में सेल हुआ है तो प्रॉफिट है कि लॉस बताओ? 22,000 तो आ गया, ये प्रॉफिट है कि लॉस? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? प्रॉफिट है कि लॉस बताओ? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से एसेट का वैल्यू इतना था, मार्केट में गए बेचने के लिए तो मिला 2,30,000, तो अच्छा है ना। हम लोगों ने सोचा था 2,08,000 मिल जाए तो इतना काफी है, तो मिल गया है 2,30,000, तो ठीक है, ज्यादा मिला है। अच्छा, क्या हमारे पास अभी और कोई मशीन बचा हुआ है? बोलो। हम लोगों ने तो 3 मशीन खरीदा ना, क्या अभी भी हमारे पास कोई मशीन बचा हुआ है कि नहीं है? अगर है तो कौन सा है बताओ बताओ। नाम से बताओ ना। M3 तो बचा। M3 तो बचा हुआ है, करेक्ट, M3 बचा हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। M3 कहाँ खरीदे थे? यहाँ, तो इसका थोड़ी ना सेल हुआ है, तो M3 तो बचा हुआ है। M3 का डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 21 को, ठीक है। अब M3 का कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा ये बताओ? 21 में, ठीक है, यहाँ तक तो लग चुका था। 31 दिसंबर 20 तक डेप्रिसिएशन इसका कंप्लीटेड था, ये वाला M3 था, ये वाला, ठीक है। इस पे यहाँ तक डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड था। अभी हम पूछ रहे हैं इस साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, डेप्रिसिएशन फॉर 2021 12 मंथ्स, करेक्ट, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना होगा वैल्यू भी बता दो प्लीज। 2,50,000 का कितना हो जाएगा 12 मंथ्स? 25,000। 25,000, ठीक है। 25,000 माइनस कर लेते हैं। 2,50,000 माइनस 25, ओह सॉरी, 2,37,500 माइनस 25,000। अच्छा, तो ये है, ये क्या दिख रहा है? पता नहीं कैलकुलेटर कभी कभी क्या होता है। 2,12,500 ये एसेट हम लोग के पास है, बाकी सारा सेल हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग को क्या बना के देना है? मशीनरी अकाउंट और मशीन डिस्पोजल। तो यहाँ पर देखना क्या है, ये तुम लोग कर लोगे मुझे पता है, लेकिन मुझे डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाओगे वो तो दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मुझे पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और यहाँ कर लेते हैं मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल। बस एक चीज का ध्यान रखो कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है जब हम लोग प्रोविजंस अकाउंट बनाए बिना मशीन डिस्पोजल बना रहे। सबसे पहले परचेज होगा, फिर से ट्रांजैक्शन के हिसाब से चलते हैं। परचेज का एंट्री हो जाएगा मशीन टू बैंक या कैश, तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं, डेट के साथ लिखना पड़ेगा 1 Jan 18 को टू बैंक परचेज, परचेज हो जाएगा 3 लाख। अलग अलग लिखना पड़ता है, मैंने पहले भी बोला है तुम लोगों को। टू बैंक, फिर रिपेयर, मशीन में ही डेबिट हो रहा है। देखो हम बोलते हैं ना मशीन में डेबिट करो, कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब क्या? कैपिटल वैल्यू का अगर कुछ खरीद रहा है, कैपिटल नेचर का खर्चा। कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब क्या होता है? जिस खर्चे का बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है,
दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर हम लोग अपने किसी अकाउंटेंट को सैलरी देते हैं तो उसका बेनिफिट तो हमें उसी मंथ के लिए, या फिर अगर हम लोग पूरे ईयरली कैलकुलेशंस देखें तो उस ईयर के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ईयर नहीं देंगे तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक फैक्ट्री में मशीन लगवाया तो उसका जो खर्चा किया हम लोगों ने, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलेगा। एक साल के लिए वो मशीन नहीं चलेगा, तभी तो वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के लिए किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए किया गया खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो रिपेयर 60,000, टू बैंक इंस्टॉलेशन 40,000, टोटल कर लेते हैं 4 लाख। डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2018 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम यहाँ पर M1 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये M1 मशीन ही है। M1 M2 बहुत सारा है तो हम M1 लिख के डिनोट करें। तुम लोग किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। तो पहला डेप्रिसिएशन 40,000, देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 40,000। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, तो हम यहाँ से जस्ट देख के ही लिख रहे हैं। तुम लोग अपने कॉपी से देख के लिखो, ठीक है। मेरे यहाँ पर देखना जरूरी नहीं है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग के पास एक ही मशीन एग्जिस्ट कर रहा था, तो 4 लाख माइनस 40,000 यानी 3,60,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा, फिर इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1119 में टू बैलेंस बीडी। M1 को ब्रॉट डाउन किया 3,60,000। और इस ईयर में क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो हो गया, अब चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 जुलाई में मशीन परचेज हुआ तो उसका एंट्री करेंगे। 1 जुलाई में मशीन परचेज हुआ तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई 19, ठीक है, टू बैंक परचेज, नाम दिया है मैंने M2, तो यहाँ M2 लिख देते हैं 2,60,000। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 19 बाई डेप्रिसिएशन M1 M2, ठीक है। चेक करते हैं M1 का कितना है 40,000। और ये देखो, ये डेट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, तुम लोग के कॉपी में भी दिख रहा होगा 13 और 40। 40,000 फॉर M1, 13,000 फॉर M2, 40,000 और 13,000, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर 19 बाई बैलेंस CD। M1 और M2 दोनों का इंडिविजुअली निकालेंगे। अब बैलेंस कैसे निकलेगा? देखो, दो तरीके से तुम लोग कर सकते हो। या तो इससे इसको माइनस करके लिख दो तो भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाए वहां से लिख सकते हैं। ये देखो 3,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,47,000। एक्चुअली क्या हुआ है ना, ये 19 का जो परचेज है ये मैंने ऊपर लिखा है, ये तो 17 का था इसीलिए डेट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बाकी तुम लोग अगर चाहो तो नीचे करके लिख सकते हो। देखो हम ना इसे नीचे लिख सकते थे, लेकिन मेरे यहाँ पर ना जगह नहीं होगा इसी वजह से। तो तुम लोग ऐसा मत सोचो एक इस साल का और एक इस, तुम लोग डेट देखो, मैंने डेट क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, देखो 40,000 फॉर 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 19 13,000। अब 20 के लिए ये रहा 20,000 और 26,000, ऐसे करके हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग बैलेंस निकाल रहे हैं 3,20,000 और ये वाला 2,47,000। 3,20,000 2,47,000, 3,20,000 2,47,000। और मैंने जो ऑप्शन दिया वैसे भी निकाल सकते हो। 3,60,000 से 40,000 माइनस कर दो 3,20,000 आएगा, और 2,60,000 से 13,000 माइनस कर दो 2,47,000 आएगा। और ऐसा होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि देखो ये बैलेंस है, डिप्रिसिएशन इतना लगा तो बचा हुआ वैल्यू। अच्छा, अब टोटल करते हैं। टोटल करने से कितना आएगा? ये हो गया 6,20,000, ठीक है। और यहाँ पर भी टोटल करने से 6,20,000 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये देखो 40 प्लस 13 तो ये हो गया 53,000। तो यहाँ पर 3,20,000 प्लस 2,47,000 प्लस 53,000 टैली जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वर्किंग नोट से लेके लिख रहे हैं ना। तो 6,20,000। अच्छा, ये डिस्पोजल यहाँ बनाएंगे ना तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, पीछे कर लेंगे, जगह नहीं होगा।
अच्छा, अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे। डेट है 1 Jan 20, टू बैलेंस BD M1 M2 3,20,000 2,47,000 1120 1120 मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ऐसे जा रहे थे, यहाँ पर हुआ एक सेल और एक परचेज। 1 जुलाई 20 को सेल एज वेल एज परचेज भी हुआ है, तो हम परचेज सेल दोनों ही लिखते हैं। तो 1 जुलाई 20 को परचेज हुआ है, तो इधर लिख लेते हैं टू बैंक परचेज, और इसको नाम दे देते हैं मशीन 3, ठीक है। कितने का परचेज हुआ था? 2,50,000। चेक करके देख लो, 2,50,000 है M3, ठीक है, ये रहा 2,50,000। अच्छा, इसके बाद डिप्रिशिएशन लगेगा, तो डिप्रिशिएशन लगाते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर क्या सेल हुआ है, तो एक हम लोग का यहाँ पर लगेगा, ठीक है। 1 जुलाई 20 तक एक डिप्रिशिएशन हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 जुलाई 20 तक, जिसमें हमारा M1 सेल हो जा रहा है। तो 1 जुलाई 20 बाई डिप्रिशिएशन फॉर M1 का डिप्रिशिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यों M1 का डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करें? क्योंकि 1 जुलाई में वो सेल हो जा रहा है। चेक करते कितना उस पर डिप्रिशिएशन लगा, ये वाला 6 मंथ्स का 20,000, ठीक है। यहाँ तो सब कैलकुलेट किया हुआ है ना, बस देख देख के लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 20,000, और इसी डेट को सेल हुआ, तो एंट्री क्या होगा? अच्छा हाँ, अब मशीन डिस्पोजल का भी सोचना पड़ेगा कि मशीन डिस्पोजल बोला है, तो फिर हमें सेल का एंट्री कैसे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम साथ ही साथ मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा मशीन अकाउंट के लिए। यहाँ से हम बनाते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट। देखो, जब प्रोविजंस फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है, लेकिन हमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे करके एंट्री करेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं उसके आज के डेट का वैल्यू कितना है, 3 लाख, ठीक है। वहां पर प्रोविजंस अकाउंट में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लिखते थे। अगर तुम लोगों ने ये घर पे देखा होगा, जो मैंने क्वेश्चन लास्ट दिन करवाया था, तुम लोग देख सकते हो, मशीन डिस्पोजल में हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन लिखते हैं, सेल वैल्यू, उसका प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग मशीन अकाउंट में ही सारे डेप्रिसिएशन चार्ज किए जा रहे हैं, तो एसेट हमारा ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखा रहा है। 4 लाख का एसेट अभी दिख रहा है 3,20,000 का। सोच के देखो, जो 2,60,000 का एसेट है वो दिख रहा है 2,47,000 का, ये तो अभी अभी परचेज हुआ है, ये तो अभी अभी परचेज हुआ है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग जो 3,20,000 वाला एसेट है वो हम लोग सेल करें, उस पे अभी डेप्रिसिएशन भी लग चुका है 20,000, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगा? तो हम लोग को एंट्री ऐसे करना पड़ेगा कि जो एसेट सेल हो रहा है उसका सेल टाइम पे वैल्यू क्या है। तो सेल टाइम पे उसका वैल्यू है, ये देखो 3 लाख। तो तुम लोग बोलोगे यहाँ तो 3,20,000 दिख रहा है, नहीं, ये तो मैंने 20,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है ना, तो डिफरेंस करके देखो 3 लाख ही आ रहा है। 3,20,000 में से 20 यूज कर चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है, इस डेट पे M1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3 लाख दिख रहा है, ठीक है। अब ये 3 लाख के बेसिस पे हमें डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा इन केस ऑफ प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड इन केस ऑफ when we don't maintain any provision for depreciation account, ठीक है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते तो डिस्पोजल कैसे बनेगा? अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं, तो डिस्पोजल कैसे बनेगा? यहाँ पर दिखता है डिस्पोज्ड एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, ये क्या दिखता है? टोटल डेप्रिसिएशन, ये क्या दिख रहा है? सेल वैल्यू, ये क्या दिख रहा है? लॉस। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जब हम लोग मशीन डिस्पोजल बना रहे हैं। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तब हम लोग क्या दिखाएंगे? मशीन डिस्पोजल में ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होता था? मशीन अकाउंट में। अभी डिस्पोजल अकाउंट का भी तो कहीं ना कहीं क्रॉस पोस्टिंग होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट के बदले हम लोग दिखाएंगे वो कॉस्ट जो सेल के डेट पे बना हुआ है। तो जब सेल हो रहा है तो कॉस्ट बना हुआ है 3 लाख, 4 लाख का एसेट अब हो चुका है 3 लाख का। तो हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में क्या लिखेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे ऐसे, टू मशीनरी। 1 जुलाई 20 को लिखेंगे टू मशीनरी। ये देखो टू मशीनरी, कौन सा वाला? M1। कौन सा वैल्यू लिखेंगे? जो इसका WDV है, ऑन द डेट ऑफ
सेल डेट पे जो इसका बुक वैल्यू है, तो सेल डेट पे बुक वैल्यू है 3 लाख, ठीक है, सेल डेट पे बुक वैल्यू है 3 लाख। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे थे, यहाँ पर लिख रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट और यहाँ पर लिख रहे थे टोटल डिप्रिसिएशन। अगर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट से टोटल डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल। अब अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग यही वाला डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बुक वैल्यू क्या है जिस दिन सेल हो रहा है, मतलब हमें और डिप्रिसिएशन दिखाने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन अकाउंट में दिख रहा है, वो ऑलरेडी मशीन अकाउंट में दिख रहा है। कैसे, ये देखो जो M1 सेल हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन 40,000 और इधर 20,000, ठीक है, तो ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जब दिखा रहे हैं यहाँ पर बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल तो डिप्रिसिएशन दिखाने का जरूरत नहीं। तो क्या दिखाएंगे, सेल करके कितना वैल्यू हम लोगों को मिला वो जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ दिखेगा 1 जुलाई 20 को बाई बैंक, जैसे हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखाते हैं बाई बैंक बोल के, सेल वैल्यू 3,20,000 और प्रॉफिट भी यहीं पर हमें दिखाना पड़ेगा 2PL बोल के, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। तो ये डिफरेंस है दोनों केसेस में, ठीक है, 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे मशीन डिस्पोजल टू मशीन। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई मशीन डिस्पोजल, तो यहाँ लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल M1 वाला डिस्पोज्ड हो जा रहा है, कितना है 3 लाख, 3 लाख से क्रॉस पोस्टिंग होगा। अब यहाँ पर हमें और बाई बैंक या फिर बाई PL, ये सब 2PL जो भी हो रहा है ये दिखाने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या दिखा रहे हैं, जो एसेट का वैल्यू 3,20,000 माइनस 20 करके 3 लाख हुआ। अब देखो ये दोनों को अगर बैलेंस करोगे, इधर है 3,20,000, लॉजिकली समझो, इधर है 20,000, तो बैलेंस करने से वैल्यू इधर ही आ रहा है ना, मतलब 20। अब इधर अगर हम लोग 3 लाख लिख रहे हैं तो हो गया लेजर बैलेंस, मतलब ये और ये एक बार इग्नोर करो। तो अगर हम लोग इधर 3,20,000 इधर 20 और 3 लाख लिख रहे हैं, हो गया लेजर बैलेंस, मतलब 3,20,000 वाले एसेट पे 6 मंथ्स का 20,000 डिप्रिसिएशन लगा, फिर जो वैल्यू है वो एसेट डिस्पोज्ड हो गया, 3 लाख वाला एसेट डिस्पोज्ड हो गया। अब डिस्पोजल का एंट्री से डिस्पोजल अकाउंट में जाके चेक करना पड़ेगा कि कितने में डिस्पोज्ड हुआ। तो डिस्पोज्ड हुआ 3,20,000 पे, प्रॉफिट अर्न हुआ 20,000। इस तरीके से मेंटेन होने पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे मेंटेन करेंगे तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब और एक ऐसा करेंगे क्वेश्चन, मतलब इसमें और एक बार भी है ना सेल, तो फिर और एक बार समझ में आएगा, फिर लास्ट में हम पूछ लेंगे अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो ये हो गया हम लोग का डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल 3 लाख। अच्छा, अब ये M1 तो चला गया, बचा क्या है M2, इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 20 का बाई डिप्रिसिएशन M2, डिप्रिसिएशन M2 का लगाएंगे यहाँ पर 26,000। अच्छा, यहाँ लिख दिया 26,000 और डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 20 को M3 का, M3, ठीक है, M3 का डिप्रिसिएशन कितना होगा, ये रहा M3 12,500, जस्ट देख के लिख देना है और बचा हुआ वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे 31 दिसंबर 20 को बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD किसका किसका लिखना पड़ेगा, M2 का और M3 का, ठीक है, M2 और M3 ये दोनों ही बचा हुआ है। तो M2 का बैलेंस कितना है 31 दिसंबर 20 को, चेक करते हैं, ये वाला 2,21,000 और 2,37,500, 2,21,000 यहाँ लिख देते हैं, 2,21,000, 2,37,500। और एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, 2,47,000 से माइनस कर दो 26,000, देखो 2,21,000 ही आएगा। 2,47,000 था वैल्यू, माइनस कर दो 26,000 तो कितना आ गया 2,21,000। 2,50,000 का एसेट था, माइनस कर दो डिप्रिसिएशन 12,500 तो वैल्यू 2,37,500 आ गया। अब ये टोटल करेंगे तो दोनों साइड मैच भी हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस तो मैंने लिख ही दिया ना, नॉर्मली तुम लोग ये बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, लेकिन मैंने क्योंकि पूरे वर्किंग नोट से पिक किया है पूरे वैल्यूज को, तो मुझे अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। चेक करके चाहो तो देख लो कि टैली हो भी रहा है कि नहीं, यहाँ पर जरूर टैली होगा। 12,500 प्लस 26,000 प्लस 3,20,000, 8,17,000, 2,50,000, 2,47,000, 3,20,000, देखो टैली हो गया 8,17,000।
ये हम लोगों ने कहाँ तक किया, ये हम लोगों ने किया 2020 तक, यहाँ तक, अभी भी 1 ईयर रिमेनिंग है। अब यहाँ पर ब्रॉड डाउन करेंगे तो 1/1/21 को 2 बैलेंस BD, M2 M3, M2 का बैलेंस है 2,21,000, M3 का 2,37,500, 2,21,000 2,37,500। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में देखो सेल है, यहाँ पर ऐसे जा रहे थे, 1 जुलाई 21 को सेल हो गया है, कौन सा वाला, ये M2, तो 1 जुलाई 21 को सेल हो गया है, डिप्रिशिएशन लगा हुआ है 13,000 जब तक यूज हुआ, जिस ईयर में सेल हुआ उस ईयर में जब तक यूज हुआ डिप्रिशिएशन लिख लेते 1 जुलाई 21 को बाई डिप्रिशिएशन मशीन 2 सेल हो रहा है, ठीक है, उसका डिप्रिशिएशन लिखेंगे 13,000, ठीक है। अच्छा, अब जब सेल होगा तो हम लोग को डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा, तो डिस्पोजल अकाउंट में कैसे एंट्री करके दिखाएंगे, 1 जुलाई 21 को जो सेल हुआ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन उस एसेट का बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू क्या है, अभी तक तो ये देखो यहाँ तक तो हम लोग का वैल्यू था 2,21,000, अब इतना डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ 6 मंथ्स, तो जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन बुक वैल्यू कितना है 2,21,000 माइनस 13,000 यानी कि 86,000, ठीक है, 86 नहीं, शायद मैंने गलत माइनस कर लिया, 2,21,000 माइनस 13,000, ये देखो 2,08,000 ये है, ठीक है, 2,08,000 यहाँ पर लिखेंगे 2 मशीनरी M2। अब ये वैल्यू क्या ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा, जैसे करना चाहो, देखो हम तो लॉजिकली हर चीज से समझा रहे हैं, अगर यहाँ देखोगे तो भी मिलेगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 2,08,000, ठीक है, जिस दिन सेल हुआ, सेल कितने में हुआ 2,30,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 1 जुलाई 21 बाई बैंक सेल 2,30,000, अब प्रॉफिट हुआ है 2,08,000 का, जो मशीन है वो 2,30,000 में सेल हो गया तो प्रॉफिट हुआ है 2 PL प्रॉफिट। टू लैख 8 और 2,30,000 का डिफरेंस जो है प्रॉफिट बताएगा 22,000। अब क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, ऑब्वियसली मशीन वाला जो एंट्री है, तो ये हो जाएगा बाई मशीन डिस्पोजल 2,80,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 का मशीन डिस्पोज्ड हो गया, तो जो मशीन डिस्पोज्ड हुआ M2 का वैल्यू ये था, ये स्टार्टिंग में जब 2021 स्टार्ट हुआ तब M2 का वैल्यू था 2,21,000, उसके बाद 6 मंथ्स M2 यूज हुआ और सेल हो गया, ठीक है, तो जब सेल हुआ तब बुक वैल्यू इतना था, इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। बाकी जो प्रॉफिट लॉस और जो अमाउंट रिसीव्ड है या फिर जो भी है, मतलब जो भी सेल करके मिला वो यहाँ पर एंट्री होगा, तो ये हो गया 2,80,000। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का जो मशीन 3 है उस पे डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2021 बाई डिप्रिशिएशन 8 होगा। हाँ बोलो, ओ हाँ ये वाला ना 80 लिख दिया, अरे गलत लिख दिया, 2,08,000 होगा, सही है 2,08,000 होगा। अच्छा 2,80,000 ठीक कर लो, हाँ मैंने 2,08,000 लिख दिया है गलती से, सॉरी 2,80,000 लिख दिया है, 2,08,000 लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा, बचा हुआ जो एसेट है ये M3, ये तो हम लोगों का कितना डिप्रिशिएशन है यहाँ मिल जाएगा, ये देखो 25,000 लिख लेते हैं, और बैलेंस 2,12,500, तो यहाँ लिख लिया मैंने, देखो 25,000 और बाई बैलेंस CD वहां से लिख सकते हो देख के 2,12,500, क्या ये टैली होगा, टैली तो होना चाहिए, अगर सारी चीज हम मैंने सही सही लिखा है तो टैली तो होना चाहिए, 2,21,000 2,37,000, तो ये हो गया 4,58,500, ठीक है, यहाँ एक 500 भी है, शायद मैंने यहाँ पर 500 जो है लिखा नहीं, इसी वजह से 500 नहीं दिख रहा है, तुम लोग देखो 500 ही होगा, 13,000 प्लस 2,08,000 प्लस 25,000 प्लस 2,12,500, ठीक है,
4,58,500। इतने अच्छे से हमें वर्किंग नोट करना चाहिए कि बार बार चेक करने का जरूरत ना हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि दोनों साइड टैली करने से एक ही अमाउंट आएगा। तो देखो इधर वाला अमाउंट नॉर्मली बड़ा होता है, तो इसको ऐड करने का क्या जरूरत है, ये ऐड करके लिखो, फिर ये डायरेक्टली इसको पुट कर दो। लेकिन उसके लिए तुम लोग को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने यहाँ जो भी कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको देख के हम लोग लिख रहे हैं ना। तो अगर ये तुम लोग का कॉन्फिडेंस रहता है तो तुम लोग यहाँ पर इसको बार बार ऐड करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। तुम लोग ये जो स्मॉलर साइड है, ये साइड में नॉर्मली कम वैल्यूज है, इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, हो गया काम खत्म। ये क्वेश्चन का बस स्पेशलिटी इतना ही था कि अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो डिस्पोजल अकाउंट कैसे दिखेगा। डिस्पोजल अकाउंट वैसे ही दिखेगा जैसे प्रोविजंस वाले केस में दिखता है, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट दिखता है, वहां पर ओरिजिनल कॉस्ट और इधर टोटल डिप्रिसिएशन दिखता है, ठीक है। और ये वाला क्या दिखेगा, ये दोनों का नेट वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू। ये दोनों को नेट करने से क्या मिलता है, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ठीक है। ये दोनों को नेट करने से, इसके जगह यहां पर ही लिख देंगे बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, अगर इस पॉइंट में ये क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड करेंगे, चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन करेंगे। तो अगर यहाँ कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। ये किस टॉपिक पे है ये बता देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब ये क्या नया चीज है, देखो डिप्रिसिएशन का एक मेथड जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकता है अपने फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब वो फिक्स्ड एसेट फर्नीचर हो सकता है, वो फिक्स्ड एसेट फैक्ट्री का बिल्डिंग हो सकता है, और इसके अलावा जो है मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आके ऑब्वियसली हमें ये चेक करना चाहिए कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन मेथड्स फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है। मतलब सही गलत इसीलिए कि कभी कभी क्या होता है, कंजम्पशन पैटर्न अगर चेंज हो जाता है तो हमें डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देना चाहिए। कैसे, जैसे देखो हम लोग को पहले लगा था, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन से हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक ये वाला देखो, हम लोग को लगा था कि हम लोग इस तरीके से कंजम्पशन करेंगे, 2017 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना, ठीक है। तो हम लोगों ने इस हिसाब से अपना डिप्रिसिएशन सोच रखा था, ठीक है। या फिर हम लोगों ने सोचा था एसेट को 10 इयर्स यूज करेंगे, लेकिन अचानक से हमारा एस्टिमेशन जो है बदल गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अचानक से देखो हम लोग का सपोज एस्टिमेशन ही बदल गया, किस चीज का, एक्सट्रैक्शन का। तो हो सकता है कि हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर जैसे डिप्रिसिएशन एक मेथड से चार्ज हुआ था, हमें कुछ दूसरा मेथड फॉलो करना चाहिए। या फिर हम लोगों ने पहले सोचा था 10 इयर्स यूज करेंगे प्लांट मशीनरी को, लेकिन अभी प्लान चेंज हो गया है, हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा ये रिकमेंडेशन है कि हम लोगों को जो मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको हमेशा रिव्यू करते जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे परफॉर्मेंस को रिव्यू करते जाना चाहिए ना, कि हम लोग कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही डिप्रिसिएशन के मेथड्स को भी एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर वो हमें रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज का जरूरत हो। चेंज कब जरूरत होता है, एक तो मैंने बोला कंजम्पशन पैटर्न, या फिर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उससे हमें कम ज्यादा मिलने वाला है, हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ना एज पर लॉ के लिए भी हो जाता है, जैसे मान लो कि स्पेसिफिकली जैसे कुछ साल पहले ऐसे हुआ था ना कि जैसे कुछ बसेस है जो कि बहुत पहले खरीदा था ओनर ने, वो बस जो है बोला गया था कि क्योंकि उससे धुआं ज्यादा निकलता है तो वो सारे बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो बसेस खरीदे गए थे वो और नहीं चलेगा रोड पे, ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा करता है। तो बोला गया था इतने टाइम के अंदर वो सारे बसेस को हटा दो, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने ये जारी कर दिया तो उनको अगर लग भी रहा था कि ये बस हम और 5 साल चला लेंगे तो वो नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो उनको तभी क्या है, वो जो है बैक करना पड़ेगा, वो सारे एसेट्स को उन्हें वापस लेना पड़ेगा, वो जितने भी बस चल रहे थे रोड में। अब अगर
कुछ पॉलिसी नया आ चुका है कि इतने पुराने ऐसे जो बस है वो रोड पे नहीं चल सकते हैं, तो फिर उसे वापस लेना पड़ा था। तो तब उन्होंने अपना क्या किया था, उन्होंने जितना टाइम पीरियड उसको सोचा था एसेट का यूज करने का उतना नहीं कर पाएंगे, तो फिर डिप्रिसिएशन का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सोचा था 5 ईयर यूज करेंगे, तो 5 ईयर बेसिस पे डिप्रिसिएशन सोचा था, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ एट पर होने के लिए, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होता है जैसे तुम लोग इंग्लिश लिखते हो सेंटेंस, बंगाली में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, या फिर जो कोई किसी भी लैंग्वेज में लिखता हो, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे आई के साथ एम होता है, ही के साथ इज होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रूल्स है, रूल्स, ठीक है, कि आई के साथ इज नहीं हो सकता है, तो ये सिखाया जाता है ना बचपन में। वैसे ही अकाउंट्स में कब कैसे क्या करना है वो एएस बताता है। एएस का पूरा नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी कभी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आया है, तो उसको फॉलो करने के लिए भी हो सकता है कि हमें अपने डिप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह जो हम लोग पहले से प्रीवियसली फॉलो होते हुए आ रहे हैं उसे चेंज करना पड़े, ठीक है। तो ये तो गया रीजन, चेंज इन मेथड, क्यों हम लोग चेंज, अभी तो देखो क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा चेंज इन मेथड का क्वेश्चन है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि चेंज इन मेथड होगा क्यों भाई, मेथड क्यों चेंज करेंगे, कि एसएलएम कर रहे से अचानक से डब्ल्यूडीवी कर लिया, डब्ल्यूडीवी कर रहे थे अचानक से एसएलएम कर लिया, ऐसा क्यों करेंगे। तो मैंने वही समझाया, ये इसीलिए किया जाता है। तो देखो रीजन क्या क्या आ जाएगा चेंज इन मेथड का, हम 2-3 पॉइंट लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग को याद रह जाए कि क्यों चेंजेस होता है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट change in expected pattern of consumption, कंजम्पशन हम लोगों ने जैसा सोचा था अभी वैसे नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से, या फिर नेक्स्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं एज कंप्लायंस विथ लॉ एंड एस, इसके लिए भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, चेंज तो समझ में आया क्यों चेंज होगा। अब क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बोलेगा क्यों चेंज हो रहा है, हमें तो क्वेश्चन में बोलेगा पहले ये मेथड चल रहा था अब ये मेथड चल रहा है, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो लेकिन हमें चीज पता होना चाहिए कि क्यों चेंजेस होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan 2015। तो कमेंस्ड यानी जस्ट स्टार्ट हुआ है 1 Jan 2015 when they purchased plant and equipment for 7 lakh, और 7 लाख का स्टार्टिंग में परचेज हुआ है प्लांट मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of the plant have been। तो 1 Jan 15 में बिजनेस में मतलब एंट्री हुआ, 7 लाख का प्लांट इक्विपमेंट परचेज हुआ, डेप्रिसिएशन चल रहा था 15% पर एनम डब्ल्यूडीवी यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। नेक्स्ट कुछ इतने एसेट्स खरीदे गए, 1116 में 1,50,000, 1119 में 2 लाख। आगे क्या बोल रहा है, 1119 it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis। तो चेंजेस सोचा गया मेथड में एज वेल एज रेट में डिप्रिसिएशन का। मेथड तो चल रहा था डिमिनिशिंग, चेंज होके हो चुका है स्ट्रेट लाइन। रेट में भी बोल रहा है चेंजेस होगा। अब रेट देखते क्या बोल रहा है, ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years। बोल रहा है कि इस डेट पे ये डिसाइड हुआ कि जितने भी एसेट्स है उनका अभी यूजफुल लाइफ और 6 years ही है, मतलब कमिंग डेज में हम लोग इसे 6 years ही यूज कर सकते हैं। 6 years for all the assets। अच्छा, 6 years for all the assets purchased before 1119 with no scrap value। बोल रहा है कि जितने भी एसेट 1119 के पहले परचेज हुए थे उन सब का यूजफुल लाइफ 6 years माना जाएगा विथ नो स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू 0 होगा। 0 मतलब मार्केट में इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ये बिकेगा नहीं। एंड 10 years मान लेंगे फॉर द एसेट परचेज्ड ऑन 1119। 1119 पे जो एसेट्स परचेज हुए थे उसका स्क्रैप वैल्यू, उसका जो है यूजफुल लाइफ 10 years माना जाएगा। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस इक्विपमेंट अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। हम लोग को बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2019 पे प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बना के देना है, जहां पर हम लोग डिफरेंसेस जो हो रहा है डिप्रिसिएशन का उसका एंट्री करके दिखाना है। वो हम बताएंगे कैसे होगा। पहले ये स्टोरी को तो खत्म कर ले। ये जो स्टोरी है ये इसका कैसे वर्किंग नोट बनेगा वो हम तुम लोग को पहले दिखाते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे, 1 जुलाई 1 जन 15 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, परचेस किया गया है एसेट, एसेट है प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख का, और डिप्रिसिएशन चल रहा था 15% पर एनम WDV, डिप्रिसिएशन 15% पर एनम WDV। ठीक है, अच्छा ये ईयर एंड कब होगा? ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 15 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 16 को। फिर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 17, 18, 19। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा कर दिया, मुझे लगा जगह नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है। 31 दिसंबर 19 तक हमें करना है। ठीक है, अब इन द मीन टाइम प्लांट और भी परचेज हुआ है 1116 में 1,50,000 का। अब 1116 कौन सा है? यही वाला है 1116, 31 दिसंबर 15 यानी 1116 मान सकते हैं ना। अब एक ही जगह पे दो डेट हम कैसे लिखे? इससे तो क्या होगा ना, ये ड्रॉ तुम लोग को अच्छे से दिखेगा नहीं। तुम लोग ये सोच लो कि इसके बाद वाला डेट ही तो 1 जन आएगा, तो यहाँ पर एक मशीन परचेज हुआ, मतलब हम ये डेट नहीं बोल रहे, 1 तारीख का बात कर रहे हैं, 1116। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब इसको 31 फिर स्लैश दे के 1 दिसंबर 16 लिखेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इसी वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ परचेज हो रहा है, मान लो। ठीक है, 1,50,000 परचेज हो रहा है, ये वाला। अच्छा, आगे 1119 में 2 लाख का परचेज हुआ। 1119 मतलब यहाँ पर परचेज हुआ 2 लाख। अब ये 1119 नहीं 31 दिसंबर 18 है, ऐसा मत सोचो, वो 1119 ही है। अगर तुम लोग को लग रहा है ऐसा तो तुम लोग यहाँ पर लिख लो 1119, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो 1116, ये दो डेट पे परचेज हुआ है 2 लाख का। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे 1119 को डिसाइड हुआ, कब डिसाइड हुआ? यहाँ पर क्या लिया गया? डिसीजन। क्या डिसीजन लिया गया? इस डेट पे डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया है? रेट ऑफ डेट। यहाँ पर डिसीजन लिया गया SLM यूज करेंगे। ठीक है, नो टू WDV मेथड को ना कर दिया गया। ठीक है, SLM यूज करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से डिसाइड क्या किया गया है? बोल रहे ये रेट नहीं चलेगा, बोल रहे रेट भी चेंज हो जाएगा, 15% नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ रेट नहीं बताया तो क्या हुआ? SLM मेथड को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, याद करो मैंने लिखवाया भी था, अगर तुम लोग कॉपी में लिखे हो, और अगर नहीं लिखे हो तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इससे हम लोगों को SLM मेथड में डेप्रिसिएशन पर एनम मिल जाता है, अदरवाइज रेट पे मिल जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट, जिस क्वेश्चन को इसके पहले हम लोग करते आए। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन किया वो भी तो SLM का था, विथ रेट था, रेट लगा के निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रेट नहीं रहेगा तो इस तरीके से निकलता है। दो तरीके से SLM मेथड में हमें जो है डिप्रिसिएशन निकालने को मिलता है, जो कि WDV में ऐसा नहीं होता है, उसमें रेट ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 ईयर मान लो जितने भी एसेट परचेज हुए 1119 के पहले, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मानना पड़ेगा 6 ईयर्स। यहाँ पर लिखते हैं, समझाते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया? यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इक्वल टू 6 ईयर्स। कौन से एसेट के लिए? जो 1119 के पहले परचेज हुए, मतलब ये वाले एसेट के लिए 7 लाख, और ये रहा 1,50,000। ठीक है, 7 लाख वाला एसेट एंड 1,50,000 वाले एसेट के लिए। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा, क्योंकि 6 ईयर मानना है वो सारे एसेट्स के लिए जो परचेज बिफोर 1119 है, विथ नो स्क्रैप वैल्यू, और इसका स्क्रैप 0। ठीक है, स्क्रैप 0 ये बोला है। और क्या बोला है? और 10 इयर्स मानना है परचेज ऑन 1119, और 1119 में अगर कोई एसेट परचेज हुआ है, इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मान लेना है हम लोगों को 10 इयर्स, ये करके दिखाना है। अब अकाउंटिंग कौन से ईयर का करना है? अकाउंटिंग करना है हम लोग को सिर्फ 2019 का। ठीक है, मतलब यहाँ का
यहाँ का अकाउंटिंग करके दिखाना है। अब यहाँ का जो अकाउंटिंग करके दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग के पास कितने सारे एसेट होने चाहिए। एक तो ये वाला, ये परचेज हुआ, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये वाला एसेट और ये वाला, क्योंकि बीच में तो कोई सेल हुआ ही नहीं है, ये एसेट भी हमारे पास यहाँ पर आ पहुंचा होगा और ये वाला एसेट भी हमारे पास यहाँ आ पहुंचा होगा, ठीक है। लेकिन यहां तक आने में डेप्रिसिएशन कैसे लगा होगा, मतलब ये जो 7 लाख का एसेट है उसका जब हम लोग 19 तक कैलकुलेशन करेंगे उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा WDV मेथड पे और इसका भी लगेगा WDV मेथड पे। तो पहले जिस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब अभी सोचो जैसे कि रियलिटी में बात हो रहा है कि हम लोग ये एसेट खरीदे, बिजनेस स्टार्ट किए हैं, डेप्रिसिएशन 15% WDV लगा रहे, फिर सेम इस पे भी लगेगा और आगे जाके जब चेंज होगा देखते हैं कैसा होगा इसका इफेक्ट। यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे करके कॉलम बना लेते हैं, देखो आसान रहेगा। पर्टिकुलर्स 1115 का परचेज, 1116 का परचेज, दो परचेज है देखो, 1115 1116 और एक है 1119 और एक यहाँ पर कॉलम बनाएंगे 1119 1119, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास 15 का कैलकुलेशन होगा, ये देखो 15 का कैलकुलेशन होगा, ये साल का, ठीक है। अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं, जब हमें ये अकाउंट करने के लिए बोल रहा है तो निकाले कैसे कि यहाँ पर ये 7 लाख लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। 7 लाख तो यूज होने की वजह से उसका वैल्यू रिड्यूस हुआ होगा, तो उसका बुक वैल्यू पता करना पड़ेगा। बुक वैल्यू 7 लाख थोड़ी ना है, तो 7 लाख पे 15% लगेगा। तो ठीक है कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2015 का कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट 7 लाख, तो डेप्रिसिएशन WDV मेथड से चल रहा है। अभी कौन से मेथड से चल रहा है, WDV मेथड से चल रहा है। तो 7 लाख पे पूरे 12 मंथ्स का 15% करके कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। 7 लाख इंटू कितना परसेंट है, 15% इंटू 15%, जितना आएगा उतना ही, क्योंकि 12 मंथ्स का लग रहा है तो 1,05,000 माइनस 7 लाख कितना आ गया, 5,95,000। अच्छा यहाँ कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो ये एसेट खरीदा ही नहीं है, हम लोग अभी 15 तक कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पर ना टोटल लिख देते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। तो ये पूरे 2015 का कैलकुलेशन हो गया। 2015 में टोटल डेप्रिसिएशन 1,05,000। ऐसे भी कर सकते हो या हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब 2016 का कैलकुलेशन करेंगे। 2016 में क्या होगा, 2016 में एक तो नया परचेज है और ये 7 लाख वाला भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो परचेज और 7 लाख वाला कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जो कंटिन्यू कर रहा है इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट और नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये भी WDV मेथड से ही चल रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट में यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो परचेज हुआ है ना 1116 में, कितने का परचेज हुआ है 1,50,000 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 2016 में 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही परचेज हुआ है, तो यहाँ 12 मंथ्स का लग चुका है, यहाँ पर दोनों एसेट पे 12 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। तो 12 मंथ्स का लगाएंगे 15% करके, कितना आएगा, क्योंकि WDV मेथड है, तो 5,95,000 पे 12%, तो ये आ जाएगा 71,400 और इसका देखते हैं 1,50,000 पे 15%, 22,500। अब वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा ऐड भी कर ले, कितना हुआ टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है 71,400 प्लस 22,500, ये देखो 90, ये मेरा गलत हुआ है आई थिंक, 5,95,000 इंटू 15%, 89,250 होगा, ये तो मैंने गलत कैलकुलेट किया, एक मिनट फिर से, जीरो तो नहीं आ रहा है, 5,95,000 मैंने शायद 3 जीरो दिया ही नहीं, इंटू 15%, हाँ ये देखो 89,250 प्लस 22,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 2016 का हो गया 1,11,750।
यहाँ भी ये वाला एसेट खरीदा गया नहीं है तो इस पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं, माइनस कर लेते हैं। 5,95,000 माइनस 89,250, 5,05,750, 1,50,000 माइनस 22,500, 1,27,500 हो गया। अभी हम लोग 2016 के एंड तक पहुंच गए, ये देखो 2016 के एंड में। अब फिर से 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, फिर से 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, फिर कुछ सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक अभी 12 मंथ्स का फिर से डिप्रिसिएशन चलेगा। 16 हो गया, अब 17 में चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2017, ठीक है, 2017। यहाँ पर्टिकुलर्स, तो यहाँ लिखेंगे 1115 वाले एसेट का कैलकुलेशन, 1116 वाले एसेट का कैलकुलेशन, 1119 वाले एसेट का कैलकुलेशन और टोटल डिप्रिसिएशन, ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन। अब 17 में कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 5 लाख, इसका वैल्यू जो है वो है 5,05,750, ये हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, WDV वहां से ब्रॉट डाउन कर लेते, नहीं तो बार बार देखने में दिक्कत होगा। 5,05,750, 5 लाख यहाँ लिखते हैं ऐसे, 5,05,750, 16 वाला है 1,27,500, चेक कर लेते हैं, 1,27,500, ठीक है। 19 में कुछ था नहीं, और टोटल डेप्रिसिएशन अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया ना, ये देखने में दिक्कत होगा बोल के इसको मैंने दोबारा उधर लिख लिया, और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2017, अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। 2017 का डेप्रिसिएशन होगा, 12 मंथ्स का होगा, मैंने अभी तुम लोग को चेक करवाया, तो इस पे 15%, ये पहले लिखा हुआ था तो इसको मैंने लिख लिया, 19,125 माइनस 1,27,500, 1,08,375, और यहाँ पर भी लगेगा 15% इस वैल्यू पे, क्योंकि WDV मेथड है, तो इस पे लगेगा 15%। तो ये आ गया 75,862.5 है, इसको 3 कर देते हैं राउंड में, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं, 505750 माइनस 75863, 4,29,887। टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 75,863 प्लस 19,125, 94,988, ये टोटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद 2018 का डेप्रिसिएशन लगेगा, चेक कर लेते क्या पूरे 12 मंथ्स का ही लगेगा? 18, हाँ पूरे 12 मंथ्स का, कोई बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 4,29,887 पे लगेगा 15%, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 64,483, 0.05 हम हटा देते हैं, तो माइनस कर लेते हैं, 4,29,887 माइनस 64,483, 3,65,404, 1,08,375 into 15%, 16,256 minus 108,375 minus 16,256, 92,119, और टोटल डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 16,256 प्लस 64,403। तो ये अगर टोटल नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसका कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये क्या निकल के आ गया? ये WDV निकल के आया 18 का, ठीक है। अब नेक्स्ट कब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 31 दिसंबर 19, उसके पहले 1 ऑफ 19 को एक डिसीजन लिया गया है। क्या डिसीजन लिया गया है
कि अब से WDV मेथड को ना कहना है, SLM को हाँ कहना है। तो SLM का तो रेट दिया नहीं है, तो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा? बोल रहा है कि जो यूजफुल लाइफ एसेट का होता है उस वाले फॉर्मूले से करो, इस वजह से हमें ये डेटा प्रोवाइड कर दिया है। बोल रहा है कि अभी तक जो डेप्रिसिएशन चार्ज की हो ठीक है, अब एसेट का जो भी वैल्यू निकल के आया है, जैसे ये वाले एसेट का इतना, ये वाले एसेट का इतना, अब इस पे जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कब लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 को, ठीक है, 2019 को डेप्रिसिएशन लगेगा। एज वेल एज यहाँ पर हम लोग एक कॉस्ट भी लिख लेते हैं। ये देखो 2019 को हम लोग यहाँ पर एक कॉस्ट भी लिखेंगे, यहाँ एक डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 19 को एक एसेट परचेज हुआ है, कितने का? 2 लाख का, वो हम लिख लेते हैं 19 वाले कॉलम में, यहाँ पर 2 लाख का, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? यहाँ पर तो डिप्रिसिएशन देखो बताया है क्वेश्चन में, यहाँ से भी देख सकते हैं कि 19 में जो एसेट खरीदा गया उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स मान लो, ठीक है। तो ठीक है, 19 वाला एसेट तो 1119 में परचेज हुआ और 31 दिसंबर 19 में फर्स्ट टाइम डिप्रिसिएशन अप्लाई होने वाला है। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा ये वाले एसेट पे? मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये वाले एसेट पे कितना होगा? 2 लाख वाले एसेट पे, 2 लाख वाला एसेट यहाँ खरीदा गया और यहाँ डिसीजन हुआ, WDV नहीं लगेगा, यानी इस पे 15% नहीं लगा सकते हैं, SLM लगाना पड़ेगा। और SLM के लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मानना है 10 इयर्स फॉर द एसेट परचेज ऑन 1119 एंड ऑनवर्ड्स। 1119 एंड ऑनवर्ड्स में जो भी एसेट परचेज होगा उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स के साथ लेके हमें SLM मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मुझे ये बताओ 1119 में ये जो एसेट परचेज हुआ इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? मेथड तो मैंने अभी दिखाया था, SLM में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, और वैसे भी लिखवाया हुआ है, अगर तुम लोग भूल रहे हो तो हम क्या करें? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। पढ़ना भी पड़ेगा ना, सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। बोलो कितना होगा डिप्रिसिएशन 2 लाख वाले एसेट पे? 2 लाख वाले एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन? 20,000, करेक्ट। ये देखो, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, स्क्रैप 0, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे डिप्रिसिएशन 20,000, ठीक है। कैसे आया डिप्रिसिएशन? यहाँ लिखेंगे SLM, ये SLM मेथड पे हुआ। अभी तक क्या चल रहा था? WDV, अभी तक क्या चल रहा था? WDV, ठीक है, ये WDV मेथड है। और ये है रिटन डाउन वैल्यू, या फिर इसे बुक वैल्यू लिख दो, एक ही बात है। मैंने ये भी तुम लोग को लिखवाया था कि इसे बुक वैल्यू भी बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, बचा हुआ वैल्यू। ये तो हो गया। अब ये जो ओल्ड एसेट्स है इस पे भी बोल रहे हैं SLM लगाओ, इस पे भी बोल रहे हैं SLM लगाओ, इस पे भी WDV नहीं चलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एसेट्स जो परचेज हुए हैं बिफोर 1119, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है बिफोर 1119, उनका बोला है स्क्रैप वैल्यू लेना है 0, ठीक है, विथ नो स्क्रैप वैल्यू, और उनका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स, ठीक है, 6 इयर्स फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1119 के पहले दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेना है हम लोगों को 6 इयर्स, ठीक है। फिर सेम फॉर्मूला, बोलो कितना वैल्यू लगाना पड़ेगा, कितना डिप्रिसिएशन आएगा? 6 इयर्स है अभी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, सेम लेना है प्रोसेस, डिप्रिसिएशन सेम तरीके से होगा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये दो एसेट का कितना डिप्रिसिएशन अब लगाए, क्योंकि अब तो SLM नहीं चलेगा। अगर चलता तो 15% लगा देते जैसे लगा रहे थे, अगर वही प्रोसेस चलता तो इस पे 15% लगा देते, नहीं चलेगा। बोल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा, मतलब सॉरी, बोल रहा है कि SLM मेथड लगाओ। तो फिर कितना होगा डिप्रिसिएशन? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तो 6 मानेंगे, स्क्रैप 0 बोल रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या लेना चाहिए? बोलो क्या होगा? ये हम बताते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट लेना है ये वाला जो अभी का वैल्यू है, ठीक है। क्या लेना है? ये वाला जो अभी का बुक वैल्यू है। तो कितना होगा बताओ? 3,65,404 को 6 से डिवाइड करके देखो कितना हो रहा है, उतना होगा। बताओ मुझे, तब हम समझेंगे तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो। बोलो कितना होगा, कैसे डिप्रिसिएशन निकालोगे? 60,900, ठीक है। ये कैसे निकला? इसका स्टार देके हम यहाँ पर दिखा देते हैं।
3,65,404 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 60,900। और दूसरा वाला इसका बताओ, 92,119 डिवाइडेड बाय 6, बोलो कितना हो रहा है? कितना? 15,353। हाँ 15,353, ठीक है 15,353। अब वैल्यू जो बचा हुआ है वो निकालेंगे, इसका हो जाता है 1,80,000। ये माइनस करके देख लेते हैं कितना होता है। 3,65,404 माइनस 60,900, 3,04,504, 92,119 माइनस 15,353, 76,766। ये ऐसे करके कैलकुलेट होगा, क्योंकि चेंजेस हमें कब का दिखाने बोला है, यहां से लेके आगे का चेंजेस दिखाओ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, अगर मिलेगा तो हम करवाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि बोल रहे हैं कि पहले जो चार्ज किए थे उसका भी चेंजेस करके दिखाओ, मतलब पहले जो WDV हो चुका है उसका भी चेंजेस करके दिखाओ, तब मेथड अलग होता है। उसको उसमें वर्ड यूज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जो चार्ज कर दिए हो उसको भी चेंज करना है। जैसे देखो हम बताते हैं, सपोज मेरा रेंट चलता है 10,000 पर मंथ करके, ठीक है, तो हम 10,000 पर मंथ करके मैंने 12 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, यानी मैंने कितना पे कर दिया है, 1,20,000। अब मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो बोल रहे हैं आपका रेंट अब से 11,000 हो जाएगा, आप 11,000 करके 12 मंथ्स का रेंट दीजिएगा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, और ये जो 1,000 मैंने इंक्रीज किया है इसका इंपैक्ट आप प्रीवियसली भी दिखाइए, मतलब प्रीवियसली भी मुझे 11,000 के हिसाब से जितना होता है उतना दीजिए, मतलब 1,000 करके मुझे 12 मंथ्स का और कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 12,000 मुझे और भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब प्रीवियस रेंट का भी इंक्रीज वैल्यू पे पेमेंट करना है और करेंटली तो करना ही है, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर ऐसा बोले कि ठीक है आपने अब तक जितना जो भी दिया है ठीक है अब से 11,000 लगेगा, वो होता है करंट इफेक्ट। तो ये करंट इफेक्ट वाला क्वेश्चन था कि 19 में एसेट का वैल्यू जितना भी हुआ उसके बाद से SLM चार्ज करो, ठीक है। तो ये देखो 19 तक जो हुआ सो हुआ, उसके बाद से SLM चार्ज करना है, तो जो हुआ सो हुआ उसके ऊपर SLM चार्ज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये तो चार्ज हुआ ही नहीं था, तो ये इस पे SLM प्रोवाइड करने बोल रहा है नेक्स्ट, तो SLM ही प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोग 19 का मशीनरी अकाउंट बना के दिखाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ये छोटा सा बनेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुम लोग ये सब शॉर्टकट एग्जाम में नहीं यूज कर सकते हो, ये हम बता देते हैं। अगर यूज करोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई मतलब एक्चुअली बात तो हुआ नहीं ना, पी स्लैश सी। अब हमें 19 का बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे एसेट है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 1119 का डेटा बोल के, तो यहाँ पर लिखेंगे 1119। क्या लिखना पड़ेगा, एक तो होगा टू बैलेंस BD, कौन सा होगा, ओल्ड जो एसेट है उसका, और एक होगा टू बैंक जो न्यूली हम लोगों ने परचेस किया, दैट इज ये 2 लाख वाला, 2 लाख ये लिखेंगे परचेस। अच्छा ओल्ड वाला का वैल्यू कौन सा लिखना पड़ेगा बता सकते हैं, 1119 का वैल्यू कौन सा होगा, यहां से देख के बताओ, अपने कॉपी से बताओ। ओल्ड जो एसेट है उसका टू बैलेंस BD 1119 का कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा, बोलो कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा। 1119 में ओल्ड एसेट्स का वैल्यू कितना हो रहा है, ये कौन सा वैल्यू है, कैसे, हाँ बोलो। 5,404 प्लस 92,119। हाँ ये वाला, ठीक है, इसके बाद ना आया 2019, ये कब का है, ये 1119 है, या फिर एंड ऑफ 18 है, ये कब है, ये 31 दिसंबर 19 है, तो ये दोनों का एडिशन लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों का एडिशन लिखेंगे। तो एडिशन कर लेते हैं, देखते कितना आता है, 3 लाख, यहाँ पर टोटल कर लें, यहाँ जगह नहीं होगा, यहाँ पर देख के कर लेते हैं, 3,65,404 प्लस 92,119,
4,57,523, 4,57,523। तुम लोग एक बार लिख लो ना अपने कॉपी में कि ये दोनों को ऐड करके मिला है। मेरे यहाँ पर ना जगह नहीं है, मैंने नीचे जगह रखा नहीं, अगर अभी यहाँ पर लिखेंगे तभी दिखेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों को लिख लो पॉइंट आउट करके, 3,65,404 प्लस 92,119, ये वैल्यू को ऐड करके ये मिलेगा। और देखो अगर लॉजिकली समझ में आ रहा है ना तो फिर ये समझ में आना चाहिए। देखो हम लोग इतना सारा क्वेश्चन करें तो ये क्या हो गया, ये तो ईयर एंड का क्वेश्चन, मतलब ईयर एंड हुआ ना, ईयर एंड का वैल्यू है 18 का ईयर एंड मतलब 19 का ओपनिंग। अब लगेगा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 19, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ये देखो ये और ये इसका टोटल, तो इसका टोटल लिख देते हैं बाई डेप्रिसिएशन। इसका टोटल मैंने किया नहीं, बाकी सबका किया, जिसका जरूरत नहीं इसका ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000, 96,253 लिख लेते हैं यहाँ पर, 96,253। अब यहाँ पर बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना होगा उसका भी कैलकुलेशन यहाँ से देख सकते हो। बैलेंस सीडी हो जाएगा ये प्लस ये, ठीक है। ये तो तीनों का टोटल से ही बैलेंस आ जाएगा 1,80,076,766 प्लस 304,504, 5,61,270, बस कंप्लीट। ऐड करो यहाँ पर 6,57,523, इधर भी इतना ही आ जाएगा 6,57,523। चेक करके देख लो, माइनस 90, सॉरी माइनस क्या, प्लस होना चाहिए, प्लस 96,253, ये देखो 6,57,523 हो गया। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें जब से बोलेगा चेंज होगा और जो डेटा देगा उस डेटा के हिसाब से करना है। जैसे क्वेश्चन में बोला 6 इयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेना है, इतने डेट के खरीदे गए एसेट को, और 1119 के बाद या 1119 से जो एसेट्स खरीदे गए हैं ऑनवर्ड सारे पे जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 माना जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है ए मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ। 10 इयर्स वर्किंग लाइफ का एजम्पशन के साथ एक एसेट पे डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, एंड स्क्रैप वैल्यू जो है वो नील है फॉर 3 इयर्स के लिए। द एस्टिमेटेड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 ईयर। बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं, जैसा बोला है वैसे ही करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि मशीन है 6 लाख का जिसपे अब तक एसएलएम चार्ज हो रहा था 10 इयर्स यूजफुल लाइफ मानते हुए, ठीक है, और रेसिडुअल वैल्यू 0 मानते हुए 3 इयर्स के लिए ऐसा चला, ठीक है। मतलब अगर इसको ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करके समझा देते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 11, एसेट परचेज हुआ है 6 लाख का, कब हुआ है वो नहीं पता, मान लेते हैं यहाँ पर परचेज हुआ है, डेट वेट कुछ नहीं दिया, 6 लाख का परचेज हुआ, 1 2 3, 3 ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एसएलएम मेथड से, ठीक है, तीनों ईयर एसएलएम मेथड से। तो मुझे पहले ये बताओ एसएलएम मेथड में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा विथ नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर नील, स्क्रैप वैल्यू नील के हिसाब से, ठीक है, 0 स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10, तो बताओ 3 इयर्स ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, कितना हुआ होगा, बताओ कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा पर ईयर करके, फर्स्ट ईयर कितना, सेकेंड ईयर कितना, थर्ड ईयर कितना, बताओ। हम 60,000 करके 3 साल का 60,000 60,000 60,000। तो यहाँ पर एसेट का वैल्यू कितना अभी दिख रहा होगा, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो वैल्यू तो 6 लाख से ड्रॉप हुआ होगा, कितना कितना दिख रहा होगा,
बोलो कितना दिख रहा होगा? अरे माइनस कर करके बताओ। हाँ बोलो। बोलो कितना दिख रहा है? आवाज नहीं जा रही है। नहीं, आवाज तो कट जा रहा है। अब आ रहा था। हाँ अब बताओ। 4,20,000। हाँ 4,20,000 दिख रहा है, ठीक है। सिंपल तरीका है, देखो पहले 6 लाख में 60,000 लेस हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखो ना, 6 लाख में 60,000 रिड्यूस 5,40,000, यहाँ पर वैल्यू हुआ 5,40,000 में 60,000 रिड्यूस 4,80,000 हुआ। 4,80,000 में 60,000 रिड्यूस 4,20,000 हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, बोल क्या रहा है? बोल रहा है the estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 year। इसका मतलब समझो। अच्छा, अगर हम लोगों ने माना है कि कोई एसेट को हम लोग 10 इयर्स यूज करेंगे, अगर 3 इयर्स ही अभी यूज हुआ है तो अभी इसका और कितना लाइफ बचा हुआ था? कितना लाइफ बचा हुआ था? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किसी एसेट का 10 इयर्स था, ऑलरेडी 3 इयर्स पास ऑन हो चुका है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब इसका लाइफ कितना बचा है? 7 years। 7 ईयर, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ 7 इयर्स हो रहा है। कैसे? 10 में 3 इयर्स चला गया, अब बस 7 साल इसका पास इसका लाइफ है। आगे क्या बोल रहा है? द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वॉज रीअसेस्ड। मतलब एसेस्ड जब करते हो तो दिख रहा है 7 इयर्स, बट इसे रीअसेस्ड किया गया। बोल रहे नहीं, अब ये 7 साल यूज नहीं कर सकते, इसे कितना साल यूज कर सकेंगे? 5 साल। हो ही सकता है कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ हमारा, हो सकता है इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकली एसेट चेंज हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अलग अलग रीजन से हो सकता है कि हम लोगों ने अपने यूजफुल लाइफ को चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये 7 इयर्स की जगह ये हो चुका है आफ्टर रीअसेस्ड 5 इयर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। अब इसके बाद 4th ईयर मतलब यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ। मेथड में चेंज नहीं है, बस यूजफुल लाइफ पे चेंज हो गया। मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा? अभी अभी हम लोगों ने जैसे किया ना वैसे ही होगा। ये वैल्यू था, इस पे एप्लीकेबल कर दिया, वही चीज करना है। बोलो कितना होगा? हिंट्स दे दिया मैंने, अब बताने का कोशिश करो कि कितना होगा। 7 इयर्स के एसेट के लाइफ को हम लोगों ने 5 इयर्स कर लिया फॉर एनी रीजन। हो सकता है कुछ भी रीजन, कंजम्पशन पैटर्न, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब हमें डेप्रिसिएशन बताना है 4th ईयर का कितना होने वाला है, जो कि ड्रॉ के हिसाब से दिख ही रहा है, दैट इज द 4th ईयर। 4th ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा। मेथड में चेंज नहीं है, मेथड एसएलएम ही है, यूजफुल लाइफ चेंज हो गया है। तो मुझे बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा। मैंने हिंट्स भी दिया कैसे लगाना है। अभी ओरिजिनल कॉस्ट उसको मानेंगे जो अभी हमारा बुक वैल्यू है, और भी थोड़ा सा हिंट्स बता दिया। बोलो कितना होगा डेप्रिसिएशन अब नेक्स्ट टर्म से? 50,000? कितना बोल रहे हो? 15,000? 84 में डिवाइडेड 5 होगा। हाँ डिवाइडेड बाई 5 तो होगा, लेकिन कितना डिवाइडेड बाई 5 होगा? हम हिंट्स तो दे रहे हैं ना। तुम लोग 6 लाख लगा रहे हो, मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे किए हैं वैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट पे किया? नहीं, तब तो फिर हमें इस पे करना चाहिए था ना 7 लाख पे, क्योंकि हम लोग इसका रीअसेस्ट कर रहे हैं इसके लाइफ को। तो फिर हम लोग ये 6 लाख के बेसिस पे तो हम लोगों ने 10 माना हुआ था, तो 6 लाख पे नहीं चार्ज कर पाएंगे। जहां पर आके हम लोगों ने सोचा ये और 5 इयर्स यूज करेंगे, अब ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, इसके बेसिस पे होगा। अब बताओ कितना होगा? 4,20,000 बाई 5।
84,000 पर एनम। कंसेप्ट क्या हुआ, जहां से चेंज होगा उसी को ओरिजिनल कॉस्ट मान लेंगे, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है बोल के ये नहीं होगा। मैंने बोला भी, देखो तुम लोग पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखो, अगर यहाँ से डिप्रिसिएशन चेंज हुआ है और एसएलएम ही मेथड रह रहा है, यहाँ तो डब्ल्यूडीवी था एसएलएम हुआ, तो शायद तुम लोगों को नहीं समझ में आया बात, दोनों का डिफरेंस। लेकिन देखो ये ऐसे ही होगा कि यहाँ पर जो जहां से हम लोगों ने चेंज माना है वहां से ही चेंज एप्लीकेबल होगा। मतलब 6 लाख पे हमें 5 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 6 लाख के बेसिस पे लाइफ था 10 इयर्स, ठीक है, इसीलिए। और हम लोगों ने 60 60 60 यूज कर लिया था, यहां से चेंज हुआ 5 इयर्स, तो फिर हमें इसी के बेसिस पे डिवाइड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे डिवाइड करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का यही मतलब, इस तरीके से किया जाता है। इसका कारण यही है, देखो किया तो जाता है, कारण भी बता रहे, रीजन क्या है, रीजन ये है 6 लाख के हिसाब से तो 10 इयर्स माना था, तो 6 लाख के हिसाब से अगर 10 माना है तो फिर डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले असेस्ड हो चुका था। अभी 5 जिसके रेस्पेक्ट में असेस्ड कर रहे हैं उसी रेस्पेक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिप्रिसिएशन पर एनम कितना चल रहा है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा ₹60,000 पर एनम। फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम फॉर 3 इयर्स इक्वल टू 60,000 इंटू 3, यानी कि 1,80,000। मतलब ये देखो 60 60 60 1,80,000। अब लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 6 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, टोटल डेप्रिसिएशन 1,80,000, 4,20,000, 4,20,000, ठीक है। अब लिखेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट, 10 minus 3 equal to 7 year. Remaining useful life as per revised estimate 5 years, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ में भी दिखाया तुम लोग को, ठीक है, लेकिन लिखना इस तरीके से है। फिर डिप्रिसिएशन पूछ रहा है, डिप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इक्वल टू 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5 ईयर, ठीक है। तो ₹84,000 पर एनम, ये कैलकुलेशन का तरीका है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और एक ऐसा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग बताओ, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो, A machine cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upward 60,000. अच्छा, अब यहाँ पर एक revaluation दिया है. The remaining useful life was reassessed at 9 years. 9 year reassessed किया गया remaining useful life. Calculate depreciation for the 4th year. समझाते हैं, देखो यहाँ पर 12th नंबर, यहाँ पर मशीन का कॉस्ट है 12 लाख, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में 10 इयर्स तक होगा विद जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स, और ऐसा 3 इयर्स हो चुका है। 12 लाख का एसेट है, डेप्रिसिएशन 3 इयर्स चार्ज हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ के देख लो। A machine cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. Estimated useful life 10, स्क्रैप या रेसिडुअल जो भी बोलो, ये है 0, 3 इयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन कितना करके होगा, यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन पर एनम, बोलो कितना करके होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 पर एनम।
तो डिप्रिशिएशन फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? ₹1,20,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। मतलब ऐसे हुआ सेम तरीके से 1,20,000 डिप्रिशिएशन फिर 1,20,000 डिप्रिशिएशन। अच्छा, अब वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 12 लाख में से अगर 1,20,000 माइनस हुआ फर्स्ट ईयर तो कितना बचा? 10 लाख। ये देखो यहाँ पर वैल्यू कितना आया? 10,80,000। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1,20,000 तो आ जाता है 9,60,000। फिर 1,20,000 8,40,000। ये क्या आ गया? बुक वैल्यू ऑन एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू। वही चीज यहाँ पर भी लिख के दिखा देते, यहाँ पर निकालेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 12 लाख माइनस 3,60,000 8,40,000। ठीक है, 8,40,000 हो गया बुक वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट है, यहाँ तक तो हो गया। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड 60,000। बोल रहा है मशीन का रीवैल्यूएशन किया गया है अपवर्ड 60,000। मतलब अपवर्ड मतलब रीवैल्यू करके उसका वैल्यू 60,000 बढ़ा दिया गया है। तो मुझे बोलो कि अभी मशीन का वैल्यू कितना होगा? ये बुक वैल्यू है, लेकिन बोल रहे हैं बुक वैल्यू को 60,000 से इंक्रीज कर दो, तो अभी मशीन का बुक वैल्यू कितना होगा? ये बताओ। बुक वैल्यू आफ्टर रीवैल्यूएशन बोलो कितना होगा? अभी तो बुक वैल्यू है 8,40,000, अगर ऐड हो जा रहा है तो बोलो कितना होगा? अपवर्ड का मतलब तो बढ़ गया ना, तो मुझे बोलो कितना होगा? 8,40,000 है, लेकिन बोल रहा है रीवैल्यू हुआ है 60,000। अपवर्ड मतलब 60,000 से बढ़ा देना है, तो कितना होगा? आफ्टर रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू कितना होगा? अभी तो 8,40,000 है, रिवैल्यूएशन हुआ है, एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया गया है 60,000 से, तो कितना होगा? ये बताओ। अरे इसमें 60,000, हाँ 9 लाख, इसमें 60,000 ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। अभी बुक वैल्यू हो गया 9 लाख। क्यों हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन किए हैं अपवर्ड, अगर डाउनवर्ड होता तो माइनस होता, अपवर्ड किए हैं तो प्लस होगा। 9 लाख हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड 9 इयर्स। ठीक है, रीअसेस किया गया 9 इयर्स। अभी देखते हैं कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए। remaining useful life as previous estimate से remaining useful life कितना होना चाहिए? 10 years का था, 3 years यूज हुआ है तो 7 years। ठीक है, लेकिन remaining useful life as revised estimate given है क्वेश्चन में कितना? 9 years। मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसीलिए ना वैल्यू बढ़ा दिया। बात समझो, लॉजिक समझो, क्यों अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। दिख रहा है कि एसेट 7 साल नहीं है, एसेट को हम लोग आगे और भी 9 इयर्स यूज कर सकते हैं, मतलब और भी 2 इयर्स एक्स्ट्रा। तो इन्होंने रिवैल्यूएशन करके एसेट को वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है, अब बताओ कि डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर क्या होगा। ये सब चेंजेस हो गया, अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर क्या होगा। यहाँ का डेप्रिसिएशन बताने के लिए बोला है। बुक वैल्यू इतना था थर्ड ईयर, आफ्टर रिवैल्यूएशन हो चुका है 9 लाख। ठीक है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो चुका है 9 इयर्स। तो मुझे बताओ कि यहाँ का डेप्रिसिएशन कितना होगा। ये क्वेश्चन है, बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन फॉर, हाँ और एक बार बोलो। 1 लाख होगा। हाँ 1 लाख होगा, सही बात है। डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर कितना होगा?
जो यहाँ का वैल्यू हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ चेंज हुआ, रिवैल्यूशन हुआ, नहीं होगा, जैसे इसमें रिवैल्यूशन नहीं हुआ तो नहीं इम्पैक्ट देंगे, तो जहां से चेंज हो रहा है वहां से इम्पैक्ट लगा देंगे। तो 9 लाख एसेट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 9 ईयर, डिवाइडेड बाय 9 ईयर, तो ये हो गया ₹1 लाख पर एनम, ऐसे होगा डिप्रिशिएशन चार्ज। तो ये क्या है, ये एक्चुअली है कि अगर हम लोगों का रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन होता है, विद रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, इसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं वो लिख लो, ये हम लोगों ने सीखा क्या, ये हम लोगों ने जो टॉपिक सीखा, इस टॉपिक का नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अगर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो है वो रिवीजन होता है, रिवाइज्ड होता है, चेंज होता है, तो कैसे दिखेगा। अगर रिवैल्यूएशन होता है अपवर्ड तो ऐड कर देंगे, डाउनवर्ड होगा तो लेस कर देंगे, और जैसा जो बोलेगा वैसा करेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जैसे बोलेगा वैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस ये समझो कि इम्पैक्ट कहाँ से देना है, जहां से आके चेंज हो रहा है उसी एसेट से इम्पैक्ट देना है। मतलब एसएलएम है बोल के तुम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ये नहीं चलेगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यहाँ से इफेक्ट देना है, ठीक है। तो ये 12th नंबर का हम लोग का कंप्लीट हुआ। और अगर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पर सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ कुछ एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाकी है, 2, 3 हो चुका है और 4, 5 बाकी है। तो 1, 4 और 5 ये बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, लेकिन 4, 5 के लिए हमें एक दूसरा पॉइंट सीखना पड़ेगा, दैट इज रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड वाला, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।